तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने एक लेक्चर लिया था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू द ईबीपी, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ ईबीपी। उस स्टेप में पहला स्टेप जो था ये कि है क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन। हम किस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, हम किस तरह क्वेश्चन जो है ये इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, और एक क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन की जो है क्या प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन के टाइप्स कितने हैं, और किस तरह हम एक क्लिनिकल सिनेरियो से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे। सो जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन की एग्जांपल के साथ हम बनाएंगे कि क्लिनिकल सिनेरियो से कि डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है, या इस तरह की एटियोलॉजिकल क्वेश्चन है, या इंटरवेंशन क्वेश्चन है, या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेवलेंस क्वेश्चन है, इंसिडेंस क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द that one of the that well-known researcher, what is evidence? Evidence is not faith or tradition. ये सारा अक्सर होता है ना कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो सदियों से चलता आ रहे हैं, जो सीनियर से हम सीखते हैं, सो दैट इज एक्चुअली नॉट एविडेंस। कि आपके सीनियर जो करते हैं या आपने जो ऑब्जर्व किया है, दैट इज एक्चुअली एविडेंस। एक्चुअली क्या है? एविडेंस इज वाइबल फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च, not theories underlying practice. Evidence is data that show whether treatment make a meaningful difference. Evidence is what is published in the credible and respected journal. कल हमने डिटेल से बात की थी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर भी शेयर की जाएगी कि ये क्रेडिबल और रिस्पेक्टेड जर्नल से क्या मुराद है, यानी व्हाट वी मीन बाय रिप्यूटेबल जर्नल, व्हाट वी मीन बाय द पीयर रिव्यूड जर्नल। मतलब ये कि एक जर्नल है, उसको हाई क्वालिटी जर्नल है, तो हम हाई क्वालिटी जर्नल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से कल बात की थी। तो एविडेंस जो है ये एक्चुअली, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि नॉट ओनली द जर्नल मैटर बल्कि द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल आल्सो मैटर। इस पर हमने डिटेल से बात की थी। Not only this lecture, बल्कि कल वाला lecture as well as this and upcoming almost all lectures that will be prepared from this textbook, the critical evidence-based physiotherapy, which is actually the textbook in your curriculum. अच्छा, तो हमने जब वहां पे बात की थी कि ईबीपी की स्टेप्स जो है, उनमें पहला स्टेप जो है ये क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच, मुख्तलिफ अप्रोच यूज होते हैं, जैसे पीको है, पीओ है, पीकॉट है, पिकॉज है, पिकॉर्ड है। पिकॉज और पिकॉर्ड याद रखिए, PICOS जो है और PICOD, पिकॉर्ड या पिकॉज, ये दोनों सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए यूज होते हैं, जबकि पीको या प्यू जो है ये बाकी क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। तो इस पी को जो है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, PIC, और इसके मतलब जो है ये है कि पी से मुराद कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन में पॉपुलेशन या जो जो पेशेंट है, आप इंटर उसके बारे में डिटेल जरूर होनी चाहिए कि हम किस की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि सपोज आप लो बैक पेन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि इस पेशेंट की एज कितनी है और जेंडर क्या है। एटलीस्ट ये दो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है ये जरूरी होते हैं। ये जो है पेशेंट की इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है कि नाम जरूरी नहीं है, कहाँ का है ये जरूरी नहीं है। इतना जरूरी है कि सपोज ही इज अ 33-year-old मेल, बस ये इंफॉर्मेशन, एंड विद विच कंडीशन, सपोज a 33-year-old male with low back pain, a 33-year-old male with adhesive capsulitis, a 33-year-old male with या सपोज 63-year-old जो है मैन है और स्ट्रोक उनको हुआ है। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन में ये तीन चीजें होनी चाहिए: जेंडर, उसके बाद जो है डिजीज,
और उस कंडीशन जो है और उसके बाद उसकी एज। अगर ये इन तीनों में से जो कंडीशन मस्ट है, दैट इज एक्चुअली द कंडीशन। कि जो प्रॉब्लम, पी से आप प्रॉब्लम भी ले सकते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, क्योंकि अमूमन ये एज क्यों जरूरी है, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि जो ट्रीटमेंट आप 60+ के लिए देते हैं, वही ट्रीटमेंट जो है अलग होती है एक 20+ के लिए, और वही इसी तरह ये कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है पीडियाट्रिक पीटी अलग है, जीरियाट्रिक पीटी का अलग है, और इस तरह के एडल्ट जो है अलग है। तो दो चीजें जो यहाँ पर एटलीस्ट होनी चाहिए, दैट इज कि आप किस एज के पेशेंट से डील कर रहे हैं एंड व्हाट इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सिंपल जो है ये है कि एटलीस्ट एज एंड डिजीज या कंडीशन जो है इस क्वेश्चन में होनी चाहिए। सेकेंडली जो है आई, आई से यहाँ पे इंडिकेशन है या इंटरवेंशन। इफ इट इज द इंटरवेंशन क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली देन इंटरवेंशन, बट इफ इट इज नॉट तो फिर बाकी पे हम इसको इंडिकेशन कह सकते हैं। सी जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पी को, PICO में से कौन सा कंपोनेंट जो है ये मैंडेटरी नहीं है। सो रिमेंबर, कंपैरिजन जो है अगर नहीं भी है सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर, स्टिल पीओ जो है PIO, इट्स ये आपका एक आंसरेबल क्वेश्चन जो है हो सकता है। तो इसी से मुराद क्या है कि दिस इज एक्चुअली द कंपैरिजन है या कंपैरेटर जो है, एंड ओ जो है दिस इज द आउटकम, एंड दिस इज एक्चुअली मस्ट कि आप सपोज लो बैक पेन पेशेंट है और 33 ईयर, तो उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, उसको पेन को ट्रीट करना चाहते हैं, उसके मसल स्पाज्म को ट्रीट करना चाहते हैं, उसके रेंज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी मोबिलिटी या बैलेंस या, तो आउटकम अगर आपका क्लियर नहीं है तो, और आपके पेशेंट कंडीशन क्लियर नहीं है, सो आपका क्वेश्चन जो है ये आंसरेबल नहीं होगा। सपोज देयर इज अ पेशेंट with low back pain and how to treat that, आप राइट नाउ मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं कि पेशेंट लो बैक पेन सिम्टम, ये एडेप्सिव कैप्सुलाइटिस है, पेन है, रेंज है, स्ट्रेंथ है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे आउटकम में मेंशन होनी चाहिए। सो पीको जो है ये इट मे बी प्रेजेंटेड एज द पीओ। सम टाइम पीकॉट यूज होता है। पीकॉट टाइम जो है कि आप सपोज प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है एंड पेशेंट वांट टू बी completely out of free of symptom in the next 6 month, तो क्या क्वेश्चन अब बनाते हैं कि क्या नेक्स्ट 6 मंथ में कौन सी ट्रीटमेंट मैं इस पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल बनाऊं कि ये सिम्टम फ्री हो जाए। अब ये पीकॉट क्योंकि इसमें टाइम जो है इन्वॉल्व आ जाते, पियोट हो सकता है जिसमें PIOT कि जिसमें पेशेंट या पार्टिसिपेंट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरवेंशन, आउटकम एंड टाइम। इस तरह पीकोस जो है PICOS जो है या पीकॉट जो है, ये दोनों एक ही बात है। इससे और डी जो है सिरी डिजाइन जो है, इसमें आप डिजाइन से डी उठा ले या स्टडी डिजाइन से स्टडी से एस उठा ले, एक ही बात है। सो पीकॉड PICOD या पीकॉस PICOS, ये दोनों एक ही बात। ये सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए यूज होती है, मेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है, सपोज या स्कोपिंग रिव्यू के लिए यूज होती है कि आपका क्वेश्चन वहां पे आप बनाते हैं कि आप जब इस लिटरेचर रिव्यू में, आप इस क्रिटिकल रिव्यू में या सिस्टमेटिक रिव्यू में आपका क्वेश्चन क्या होगा, स्पेसिफिकली सिस्टमेटिक रिव्यू में, तो वहां पर आप या स्कोपिंग रिव्यू में आप स्टडी डिजाइन जो है मेंशन करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पी को जो है इट इज यूज्ड फॉर इंटरवेंशन, सो व्हाट इज एक्चुअली द approach used for the systematic review and meta-analysis, so that is actually the PCOS या PCOD, दोनों सही है, लेकिन PCOS जो है ये ज्यादा जो है लिटरेचर में रिपोर्टेड है। आई थिंक दैट विल बी वेरी क्लियर व्हाट वी मीन बाय द PICO। अब PICO जो है ये हम तमाम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर अब अप्लाई करेंगे, सही है। पी से जो है दैट इज पार्टिसिपेंट, पॉपुलेशन, पेशेंट, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है आप इसमें आप इससे ले सकते हैं। एंड आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से जरूरी ये है कि ये एक पेट्रियाटिक पॉपुलेशन है, एक जीरियाटिक पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है, और इसकी जेंडर क्या है, सही है, और इसकी कंडीशन क्या है। वी कैन सी हियर देयर आर हेल्दी भी नजर आ रहे हैं
और कुछ जो है यहाँ पर जीरियाट्रिक विद डिजीज भी है. सो दैट इज द पी. आई जो है दिस इज द इंडिकेटर, दिस इज द इंटरवेंशन. सी जो है दिस इज द कंट्रोल और द कंपेरेटर. सही है. एंड ओ जो है दिस इज द आउटकम की व्हाट आर द पेशेंट रिलेवेंट consequences ऑफ द इंटरवेंशन. यूजुअली आउटकम जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और सी और आई जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये कि हम जो पेशेंट को दे जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको डोज जो है हम इंक्रीज डिक्रीज कितना देंगे, क्या देंगे, कब देंगे, वी कैन डिसाइड. So that is actually known as the independent variable, which we can manipulate, which is in the hands of the therapist of the practitioner. While outcome जो है this is not in our hand, बल्कि जो हमारे independent variables है, they will decide what the outcome will be if we have the appropriate independent variable. Mean if we have appropriate treatment, so obviously outcome जो है बेहतर आ रहे हैं. सही. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ रही है इस चीज की पीको के बारे में? इफ यू हैव जो भी आपके क्वेश्चन है तो आपकी चैट बॉक्स में काइंडली आप वहां पे पर्सनली लिख सकते हैं. ग्रुप को जो ग्रुप को भी नजर आ सकता है वो भी लिख सकते हैं. यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. हम इंशाल्लाह एंड ऑफ द लेक्चर में भी आपको पूरा को पूरा टाइम देंगे. इफ यू हैव क्वेश्चन सो यू कैन नोट डाउन देयर एंड देन वी विल डिस्कस दैट. से अब आते हैं टुवर्ड्स द different types of question. कितने क्वेश्चंस है सपोज. लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि पीको से मुराद क्या है. सपोज वी वांट टू यूज द पीको मेथड टू मेक to refine to construct a question regarding the rule of exercise for a clinical problem, and the problem is the post-polio syndrome. सही. Now the question is okay, for client with post-polio syndrome, is strength training better than relaxation exercises for increasing the level of daily physical activity? अब यहाँ से अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में, who are the patient? Patient या population कौन है? So these are the post-polio syndrome patients. वो लोग कोई भी जेंडर हो सकती हैं, और जिनकी एडल्ट लोग जिनकी ऑलरेडी पोस्ट पोलियो की हो चुकी है, सो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के साथ वो जी रहे हैं. सो उनकी जो पेशेंट है वो हमारी पी हो गई. हमारा आउटकम हम क्या देखना चाहते हैं? व्हाट वी वांट इन दिस पेशेंट, व्हाट वी वांट टू अचीव, व्हाट इज आवर गोल. हमारे गोल ये है कि हम इनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटी है, इनकी जो इनको इंक्रीज करे, इनके लेवल इंक्रीज करे. यानी उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है इनको इंडिपेंडेंटली के साथ साथ जो है इनकी लेवल हम अपग्रेड कर ले. तो ये हमारा अब वी हैव विच ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे पास है. आया हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है ट्रेनिंग यूज करें या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें. कौन सा प्रोटोकॉल या कौन से रिजीम जो है दैट विल बी बेटर टू अचीव दैट incremental daily activity level approach. सही. So now यहाँ पे P से मुराद what individual or patient population do I have in mind? So this is actually people with post-polio syndrome. What type of exercise am I considering? So there's the first option. This is the strength training. Usually I जो है this is actually the first thing जो मेरे माइंड में होता है और जो मैं समझता हूँ कि एज अ प्रैक्टिशनर कि दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. सी से यूजुअली सी में आ जाती है द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो रेफरेंस होती है, जो ट्रेडिशनली यूज होती हैं, बट मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कोई और ट्रीटमेंट भी है. सो या हम मैं दो ऑप्शन ए एंड बी दोनों अलग अलग है, दोनों को समझता हूँ कि दोनों प्रैक्टिस में है, बट आई डोंट नो विच वन इज बेटर to achieve that outcome. So how does my intervention compare to the effects of another intervention? And what is that intervention? That is the relaxation exercises. What are the goal of exercise or intervention? That is the increased daily activity level. So the question of in PICU से अगर हम question बना लें, so that will be for clients, for patient with post-polio syndrome, is strength training better than relaxation exercise for increasing level of daily physical activity? एक क्वेश्चन हम इस तरह भी बना सकते हैं
In patient with post-polio syndrome, which treatment is more effective between the strengthening and relaxation exercises to increase the level of daily physical activity? यानी हम नहीं समझते हैं कि कौन बेहतर, ये बेहतर है कि ये बेहतर है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो दैट वुड बी कॉल्ड इज द टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. अच्छा, यहाँ से आपको रिसर्च रिलेटेड भी एक पॉइंट में क्लियर कर लो. क्वेश्चन से जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस मीन वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज वन डायरेक्शनल मीन द रिसर्चर इज ओनली ऑन वन साइड. वो समझता है कि बस ट्रेनिंग इज बेटर. वो इसी पर जो है उनकी एम्फेसिस है और इन पर ही जो है फोकस है, और वो समझता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेटर देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. वो समझता है कि दिस इज एक्चुअली सुपीरियर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज सुपीरियर देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. सो दैट वुड बी वन डायरेक्शन. टू डायरेक्शनल क्या है? वी डोंट नो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बेटर है, स्ट्रेंथ बेटर है, वी आर नॉट श्योर, बट वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट. सो दैट वुड बी अ टू डायरेक्शनल. अगर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बेटर आ जाती हैं, सो तब भी वो जो है वो सही हो गया. तो इसमें क्या होगा कि वो सिर्फ ये प्रेजेंट करेगा कि वी डोंट नो विच वन इज सुपीरियर, बट देयर इज वन सुपीरियर, ईदर इट इज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और द रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस. तो फिर वो हाइपोथेसिस किस तरह बनाएगा? देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस to increase the level of physical activity among patients with post-polio syndrome. अब यहाँ पे देखिए, वो समझता है कि देयर विल बी डिफरेंस, अप एंड डाउन होंगे, या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ऊपर होगा, सुपीरियर होगा, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये देखेंगे हम आगे. सो दैट इज अ टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. वन डायरेक्शनल ये भी है कि if someone state that relaxation exercise will be better to increase the level of physical activity as compared to strength training and patient with post-polio syndrome. Yeah, strength training will be much more effective than the relaxation exercises. सही? So that is one of the example. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 80-year-old man referred to physical therapy after hip joint fracture because of his poor balance. He is the seventh person in the last month with the same problem. अब यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट सा सिनेरियो है, और इसमें देखिए व्हाट इज एक्चुअली द पी. सो ऑब्वियसली एक जीरियाटिक पेशेंट है, 8 years old मैन है, जेंडर उसका मेल है, एंड ही इज इन द फिजिकल थेरेपी क्लिनिक. उसकी फ्रैक्चर जो है हो चुकी है बोन की. नाउ यूज पीको क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द आंसरेबल क्वेश्चन. आप यहाँ पे देखिए, हम आउटकम यहाँ पे मिसिंग है. इस सिनेरियो में देखिए आउटकम इज मिसिंग, यानी ये हम देखना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द हिप जॉइंट या द हिप बोन फ्रैक्चर. ये क्वेश्चन भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकती है? हाउ टू ट्रीट द हिप फ्रैक्चर, ये भी हो सकती है. व्हाट आर द काजेस, अदर काजेस ऑफ द हिप फ्रैक्चर, ये हो सकती है. इज द पुअर बैलेंस इज द काज ऑफ द फ्रैक्चर, ये भी हो सकती है. एंड व्हाट इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ द, क्योंकि ये इतनी कॉमन है कि इस लास्ट मंथ में इसी एक क्लिनिक में 7 पेशेंट है. सो व्हाट इज एक्चुअली द एंटायर रीजन में इसकी इंसिडेंस क्या है? तो यहाँ से हम क्वेश्चन जो मोस्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगी वो क्या होगी कि पी क्या है? दिस इज 8-year-old मैन हिप जॉइंट फ्रैक्चर ड्यू टू पुअर बैलेंस. दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो. अब इंटरवेंशन क्या है? उनके चूंकि पुअर बैलेंस की वजह से उनकी गिर गया था और उसका फ्रैक्चर हुआ था. तो हम क्या करेंगे, अभी जो पेशेंट आया है नेक्स्ट पेशेंट में हम क्या करें, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस ट्रेनिंग दे दे विद रेंज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम. सही है. और इसके बाद जो है कंपैरिजन में क्या होगा, जो बाकी पेशेंट विद द सेम एज जिनके फ्रैक्चर ऑलरेडी हो चुके विद द सेम प्रॉब्लम, हम इस पेशेंट को अब राइट नाउ देंगे ये ट्रीटमेंट, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इनकी जो इंसिडेंस है या जो इनके का
फाल है उनकी चांसेस कितने हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है जिंदगी गुजार। तो इसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट कंपेयरिंग द ट्रीटमेंट बैलेंस ट्रेनिंग वर्सेस नो ट्रेनिंग एंड पेशेंट विद द दैट हिप जॉइंट फ्रैक्चर। तो यहाँ से जो है एक आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द effective intervention strategies for poor balance in old age population? Right now, if there is a patient in your clinic, he is 60 plus, he is with poor balance, so क्या हम अगर उसकी बैलेंस ट्रेनिंग कर ले, उसकी स्ट्रेंथ और रेंज पर हम अगर फोकस करें, तो क्या इसके नेक्स्ट ईयर्स में, आने वाली ईयर्स में, इसकी जो फॉल की इंसिडेंस है, चांसेस है, ये हम कम कर सकते हैं या नहीं? सो ये जो है एक्चुअली हमारा आंसरेबल क्वेश्चन हो जाएगा। सही है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो हमारा भी आपने क्वेश्चन डिस्कस, दैट वाज इंटरवेंशन क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एटियोलॉजिकल क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और व्हाट इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दैट कंडीशन, सो दैट वुड बी एटियोलॉजिकल और रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन। What is actually the frequency or the incidence or the prevalence or the distribution or the burden of that problem? So that will be the frequency related or distribution related question. Does this person have the problem? So that will be a diagnostic question. And who will get the problem? That will be the prognostic question and predictive question. हम इसमें से एक एक टाइप जो है, इन तमाम में से हम एक एक को पीक अप्रोच के जरिए विद सिनेरियोज जो है क्लियर करेंगे। इससे पहले एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक सिनेरियो जो है दी गई है, और सिनेरियो ये है कि देयर इज अ ओल्ड 33 ईयर ओल्ड मेल है, उसका नाम है वाई। सो मिस्टर वाई जो है उसको लो बैक पेन हुआ था, और अबाउट 2 वीक पहले जो है इनको एक लो बैक हुआ था। अब इनका पेन जो है सिर्फ लो बैक पे नहीं था, बल्कि नीचे जो लेफ्ट लेग है वहां से रेडिएट भी हो रहा था नीचे। सही है। उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं थे, और इनको ये प्रॉब्लम इसलिए हो गई कि ये वेट लिफ्ट कर रहा था, हेवी लिफ्टिंग कर रहा था काम के दौरान, और जैसी जैसी वो बाकी काम करता चला गया तो वहां पे उनका कंडीशन और भी मजीद जो है खराब होता गया। उसके बाद जो है मिस्टर वाई ने एक जनरल फिजिशियन, एक जनरल प्रैक्टिशनर जो है उनकी तरफ उन्हें रुजू किया, उन्होंने उसको कुछ एनाल्जेसिक दी, उसको कुछ एनसेड्स दी, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी, और इनको कहा कि आप 7 दिन के लिए काम से ब्रेक ले लें, आराम कर लें। उन मेडिसिन ने, उन एनाल्जेसिक ने, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ने, रेस्ट ने कुछ इम्प्रूवमेंट जो है उनके सिम्टम्स में लेके आए, बट दैट वाज टेम्पररी एंड एज वेल एज दैट वाज अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जो है 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है वो फिजिकल थेरेपी क्लिनिक के लिए चला गया, क्योंकि उसका पेन जो है मजीद जो है इंक्रीज होता गया, और उसकी जो फिजिकल फंक्शनिंग है ये भी जो है रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। तो ही जस्ट वांट टू रिलीव हिज पेन एंड ही जस्ट वांट टू रिस्टोर हिज नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, इसलिए जो है वो फिजिकल थेरेपी क्लिनिक चला गया। अब जब ये एक फिजिकल थेरेपी क्लिनिक में वहां पे उनकी प्रेजेंटेशन हुई, तो और उस प्रेजेंटर ये फिजिकल थेरेपिस्ट के सामने जो है आ गया, तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लिनिकल क्वेश्चन जो है ये थेरापिस्ट जो है ये बना सकता है। और वो क्वेश्चन क्या क्या है? इज हेवी लिफ्टिंग द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम? क्योंकि हिस्ट्री में वो बता रहा है कि मैं वेट लिफ्ट कर रहा था, हेवी लिफ्ट, और मुझे वहां से स्टार्ट हुआ, इससे पहले लो बैक पेन नहीं था। तो दैट इज एक्चुअली माइट बी अ क्वेश्चन, इज हेवी लिफ्टिंग द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस हिज प्रॉब्लम? Could this problem which I frequently see in my practice be prevented? Yes, कि इस तरह के पेशेंट बार बार आते हैं, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ कैन आई डिसाइड इफ ही हैज नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट? अब ये जो पेशेंट है जिनका लो बैक पेन है और रेडिएट हो रहा है और इन्फ्लेमेशन इनकी थी, जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इनसाइड से उसको इम्प्रूवमेंट भी मिली थी, तो क्या इसमें रेडिकुलोपैथी है कि नहीं है, नर्व रूट जो है रेडिकुलर पेन है कि नहीं है, ये डिसाइड करूं इधर है कि नहीं है। विच टेस्ट वुड बी यूजफुल टू रूल आउट मोर सीरियस कंडीशन, जैसे लाइक मैलिग्नेंसी है, या किडनी प्रॉब्लम है, या एन्यूरिज्म है? क्योंकि ये जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है या किडनी स्टोन वगैरह है, ये कॉमनली जो है ये लो बैक पेन दे सकते हैं,
या बेनिग्नेंसी है, कैंसर न्यूप्लाज्म जो है, क्या हो कि ये भी जो ऐसा तो नहीं है कि ये एक पेन जो है ये नॉन मैकेनिकल काज है, नॉन एक्टिविटी रिलेटेड है, सब मेडिकल रेड फ्लैग्स है उनकी वजह से तो नहीं है। अब मैं इसको किस तरह रूल आउट करूं? व्हाट इज his principal underlying concern about the condition? यानी उसके एक्सपीरियंस क्या है? इफ माय एम इज टू improve his functional capacity, should I advise him to stay active or rest in bed? अगर मैं उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहता तो मैंने डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप बेड रेस्ट कर ले। अब मैं इनको क्या कहूँ कि आप बेड रेस्ट कर ले या थोड़ा सा आप उसको एक्टिव रखे? सो आप सबसे जो है आप चैट में लिख सकते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और जो एक्टिव है यहाँ पे, इनमें से ये क्वेश्चन जो है ये, how can I decide if he has nerve root involvement? Which type of question it is? Can anybody just write down there in the chat box के ये क्वेश्चन जो है कि how can I decide this person have the nerve root involvement? कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये हो सकती है? You can comment and as well as you can discuss the question as well. तो फिर आप कमेंट करिए, बताएं यहाँ पे ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है? हाउ कैन आई डिसाइड इफ ही इज नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट? यानी हमने अभी बता दिया कि एटियोलॉजिकल क्वेश्चन है, प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन है, इंटरवेंशन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। तो आपके ख्याल में ये कौन से क्वेश्चन हो सकती हैं? सर ये हमारे साथ प्रोग्नोस्टिक है। प्रोग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन इसको कहते हैं कि आप आने वाले वक्त में कोई प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सही है जी। ये बाकी इस सही पर सही। कमेंट करें कि ये प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है कि नहीं है। If someone don't want to talk, you can write down in the chat box, आप मैसेज में लिख सकते हैं। अच्छा, जब नव रूट जो है इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, हाँ दूसरे ने भी कहा कि प्रोग्नोस्टिक है। अच्छा, प्रोग्नोस्टिक जो है या कि हम देखेंगे कि प्रोग्नोस्टिक क्यों नहीं है, मतलब लेट इज नॉट अ प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन। एक्चुअली द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डायग्नोसिस कि ये नर्व रूट जो है रेडिकुलर पेन है या नहीं है। तो अब मैं कोई फिजिकल टेस्ट अप्लाई करूंगा और उस फिजिकल टेस्ट विल डिसाइड कि यस अब्दुल कदूस, योर आंसर इज वेरी राइट, इट इज अ डायग्नोस्टिक क्वेश्चन कि रेडिकुलोपैथी है कि नहीं है। आप जो है स्लम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप इसलार अप्लाई कर सकते हैं, जो लिजेक साइन जिसे हम कहते हैं, या बाकी इसकी बहुत सारी वेरिएंट्स है। तो इसी तरह जो है एक और क्वेश्चन है, आ, पहले क्वेश्चन को देखिए, इज हेवी लिफ्टिंग द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो ये कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकती है? प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, एटियोलॉजिकल, इंटरवेंशन और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन? ये तो वेरी सिंपल है, इसमें क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ही जो है आपका आंसर मौजूद है। यानी काजेटिव क्वेश्चन जिसे भी कहती है, एटियोलॉजिकल क्वेश्चन, प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन। सही। तो चूंकि वी हैव द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द cause of the problem, so obviously it is the etiological question। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखे एक और सेट ऑफ क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, दैट इज व्हाट डज ही फील अबाउट स्टेइंग इन बेड और रिटर्निंग टू वर्क? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपने जो प्रेडिक्शन वाली बात की कि प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन, ये प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व बाय इटसेल्फ विद इन अ मंथ? यानी आप आने वाले वक्त में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद ये पेशेंट ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। तो जो आप आंसर देंगे दैट विल बी अ प्रोग्नोस्टिक आंसर, एंड द क्वेश्चन एक्चुअली इट इज अ प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन। हाउ कैन डू आई, व्हाट कैन आई डू टू रिलीव हिज पेन ड्यूरिंग हिज पीरियड? अब यहाँ पे रिलीव हिज पेन का मतलब है आउटकम को अचीव करना है, आउटकम को ट्रीट करना है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ इंटरवेंशन क्वेश्चन।
इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू स्पीड अप हिज रिकवरी। आप यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप जो है ये दे है। इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन या इंटरवेंशन क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, तो ये है कि कुछ दैट्स प्रॉब्लम व्हिच एक्सपोनेंशियल may be prevented, ये भी इंटरवेंशन क्वेश्चन है। इफ माय एम इज टू improve the functional capacity, should I advise him to stay active or rest or bed? सो ये भी इंटरवेंशन है। कंपैरिजन आप कर सकते हैं पी को में, पेशेंट विद लो बैक पेन रेडिएटिंग डाउन द लेफ्ट लेग। सी जो है, आई जो है, दैट विल बी एक्टिव, कीप हिमसेल्फ एक्टिव। कंपैरिजन में हो जाएगा कि बेड रेस्ट, एंड ओ जो है हो जाएगा, एंड दैट इज एक्चुअली द बेड पेन एंड द पेन एंड एक्चुअली इनकी फिजिकल एक्टिविटी। व्हाट कैन आई डू टू रिलीव हिज पेन ड्यूरिंग हिज पीरियड? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू द स्पीड ऑफ हिज? ये तमाम क्वेश्चन जो है ये इंटरवेंशन क्वेश्चन थे, ये एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व बाय इटसेल्फ इन अ मंथ? दैट वाज द प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन। How can I decide if he has nerve root involvement, and which test would be useful to rule out more serious? ये diagnostic question है। And is heavy lifting the most likely cause of the problem? This is etiological question or harm related question। सही। अब हम कोई और क्वेश्चन जो है उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंटरवेंशन क्वेश्चन है कि एक, जिसे हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप्स है, तो एक एक टाइप को हम अभी एग्जांपल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्लिनिकल सिनेरियो है कि पेशेंट विद लो बैक पेन। तो आगे यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें हमारा पी क्या है? एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, विद पेन रेडिएटिंग डाउन द लेफ्ट लेग। What is actually the intervention? The bed rest. What is the comparison? Acute or stay? Advice to stay active. You can change the treatment as well. जैसे हमने पहले कहा था कि आप दो को कंपेयर कर रहे हैं, ए वर्सेस बी या बी वर्सेस ए। ए को बी कर ले, बी को ए कर ले, डजंट मैटर। वैसे भी जो है कंपैरिजन आउटकम क्या है? पेन एंड डिसेबिलिटी। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि 28 ईयर ओल्ड मेल, नाउ ही इज एन यंग एडल्ट है, 28 ईयर ओल्ड का है, और उसको जो है रिकरेंट स्किन बॉयल्स है पिछले 8 महीनों से। एंड दीज स्किन बॉयल्स जो है एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम होती है कि जिसमें जो है बबल रिलेटेड जो है इस तरह स्किन पर जो है आ जाते हैं। सो इग्नोर दैट एक्चुअली, बट जस्ट देयर इज अ स्किन कंडीशन। 8 महीनों से उनको है। ये एक्चुअली मेडिकल क्वेश्चन हो सके और आगे आएंगे सब समझने के लिए। तो उसको स्किन कंडीशन है 8 महीने से, एंड दीज एपिसोड हैव बीन ट्रीटेड विद ड्रेनेज एंड सेवरल कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। इनको बार बार जो है ड्रेनेज ट्रीटमेंट और इनको बार बार एंटीबायोटिक दी गई है, ठीक हो जाता है। फिर जब ये एंटीबायोटिक जो है खाने के बाद कुछ देर, कुछ वक्त के बाद फिर से ये आ जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इट मीन सेवरल एपिसोडिक जो है बार बार। रिकरेंट का मतलब ये है कि व्हेन समथिंग इज अकरिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक हो जाता है एक कंडीशन। सपोज लो बैक पेन है, ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर लो बैक पेन आ जाती है, तो ये रिकरेंट है। आप उसने मेडिसिन तो ली है लेकिन इट कीप रिकरिंग है ना, बार बार होती है। He asked if recurrence can be prevented. To convert this to an answerable question, use the PICO method। आप इस तरह की सिनेरियो आपको एग्जाम में आ सकती है। आपको एक सिनेरियो दी जाएगी और उसमें आपसे फिर कहा जाएगा कि आप जो है पीको के जरिए से पी आईसीयू क्या क्या होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख ले, तो यहाँ पर देखे पॉपुलेशन कौन है? पेशेंट विद रिकरेंट स्किन बॉयल्स। सही है। एंड दिस इज अ यंग 28 ईयर ओल्ड मेल है। इंटरवेंशन क्या है? प्रोपाइलेक्टिक। प्रोपाइलेक्टिक उसको कहते हैं एंटीबायोटिक, कि जब आप किसी मेडिसिन को कंडीशन के अकरेंस से पहले ले। जैसे मिसाल, आप एक क्विनिन है, एक मेडिसिन है सपोज, जो मलेरिया से पहले आप एक्चुअली डोज ले लेते हैं। अब मलेरिया नहीं है बट आपने मेडिसिन ले लिया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मलेरिया ना हो। तो ये प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है। तो आप जो है ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है कि व्हेन ही डोंट हैव द बॉयल्स, अब इनको और स्किन प्रॉब्लम नहीं है, इनको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, यानी प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स आप कह सकते हैं, एज कम्पेयर कि ये मेडिसिन ना लें। तो क्या इनकी रिकरेंस रेट जो है ये प्रिवेंट हो सकती है, कम हो सकती है?
अगर ये एडवांस में कुछ एंटीबायोटिक्स थे तो क्या आने वाले वक्त में इनकी जो दोबारा ये डिजीज आने की चांसेस है ये हम कम कर सकते हैं कि नहीं? सो दैट वुड बी आंसरेबल क्वेश्चन किस तरह होगा? एंड पेशेंट विद रिकरेंट स्किन बायल्स ड्रू प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक एज कंपेयर टू नो ट्रीटमेंट रिड्यूस द रिकरेंस रेट। अब आते हैं टुवर्ड्स द यूटिलॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें पेशेंट आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो आप ट्रीटमेंट मुझे दे रहे हैं इससे मुझे ये तो नहीं होगा। यानी सपोज आप किसी को हार्ट पैक दे रहे हैं, किसी को लो बैक पेन पेशेंट है उसको आप हार्ट पैक ट्रीटमेंट दें या डायथर्मी दे रहे हैं और आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि ये डायथर्मी जो है मेरे स्किन बर्न काज करेगा या जो है ये बाद में जो है मुझे कोई और नुकसान देगा, कोई और डिजीज काज करेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस में बार बार जो है मिल सकते हैं, आपसे पेशेंट आपसे पूछ सकते हैं। सो योर आंसर शुड बी एविडेंस पे, और यही जो ईबीपी है कि आपके आंसर जो है ये एविडेंस बेस होगी एंड दैट दैट उनको उस टाइम पे जो है आप इधर उधर का आंसर देके। तो इसलिए यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हम आपको सामने दे रहे हैं। जॉर्ज जो है ये वांट टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ विजिक्टोमी, दैट इज अ सर्जिकल कंडीशन। He says that he has heard something about vasectomy causing an increase in the testicular cancer later in life. अगर ये वेजिक्टोमी करे तो उसके लेटर लाइफ में जो है वहां पे टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन वो करता है कि इज दैट वेजिक्टोमी इज द काज ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर? सो यहाँ पे ये इटोलॉजिकल क्वेश्चन है एंड हियर वी कैन सी दैट इज द पॉपुलेशन इज द एडल्ट मेल। इंटरवेंशन इज कि वेजिक्टोमी एज कंपेयर टू दोज कि जो वेजिक्टोमी प्रोसीजर नहीं करते एंड व्हाट विल बी द टेस्टिकुलर कैंसर। सो इन मैन does having a vasectomy compared to those जो vasectomy नहीं करते is the risk of getting cancer in future? इस तरह ये दो और शॉर्ट सिनेरियोज है। प्लेइंग ऑन द अनइवन सरफेस इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरीज। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पे अनइवन सरफेस से मुराद ये है कि कभी अप एंड डाउन, कभी आप सैंडी सरफेस है तो कभी स्टोनी सरफेस है तो कभी आप ग्रॉस पे चल रहे हैं तो कभी आप कंक्रीट पे चल रहे हैं, कभी अप एंड डाउन है उसमें, तो ये अगर उस पर मैं रनिंग करता हूँ तो क्या मेरे वहां पे या गेम खेलता हूँ फुटबॉल सॉकर तो हैमस्ट्रिंग इंजरीज की चांसेस बढ़ जाते कि नहीं? तो आप इसको क्या करेंगे? पेशेंट में कौन होंगे? दिस इज द एडल्ट पर्सन विद जो एथलीट है, सही है, विद नो प्रॉब्लम जस्ट एथलीट। इंटरवेंशन में क्या होगा या यहाँ पे इंडिकेशन क्या होगी? रनिंग ऑन द अनइवन सरफेस। कंपैरिजन में क्या होगी? रनिंग ऑन द इवन सरफेस। एंड व्हाट विल बी एक्चुअली द आउटकम? दैट इज द हैमस्ट्रिंग इंजरीज। सो क्वेश्चन किस तरह हम यहाँ से बना सकते हैं? इज रनिंग ऑन द अनइवन सरफेस विल cause the hamstring injuries? The next scenario is running and faulty shoes increase the chances of ankle injuries. Same वही है। If someone is an athlete, a population is athlete, the I जो है this is the running in faulty shoes। Comparison में क्या है? Running in the most appropriate जो sports specific shoes है and what will be the कि इसकी chances कितने हैं increase is the cause of the ankle injuries. Inshallah we will continue in the next lecture for the next frequency rate question. सही है?